नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 मार्च से 7 मार्च 2021 का रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का जो लेटेस्ट अंक है इस पर, और इसमें जितनी भी न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी दी गई है वह देखेंगे। साथ ही में कंपटीशन एग्जाम में आपकी जो प्रश्न बन सकते हैं वह भी आपको बताएंगे। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरीबों को सुस्वाद और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर प्राप्त करे अनमोल दुआएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने से नारायण मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हाल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत प्रदेश में सुदृढ़ीकृत और नवीन 100 रसोई केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। वहां पर उन्होंने यह बात कही है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्ष 2017 से 51 जिला मुख्यालयों में 56 रसोई केंद्र शुरू हुए थे। उस समय 5 रुपए के भोजन की थाली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में नगरीय निकायों और स्वैच्छिक संस्थाओं ने वर्ष के 310 दिन योजना का संचालन करने की व्यवस्था की है। इसमें सोमवार से शनिवार तक 10 रुपये में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोटी, सब्जी, दाल और चावल का प्रदाय थाली में किया जाएगा। साथ ही में मौसमी हरी सब्जी भी थाली में परोसी जाएगी। योजना के पहले चरण में 1,42,00,000 से अधिक थालियों के माध्यम से गरीबों को भोजन करवाया गया है। नए रसोई केंद्रों की स्थापना की बात करें और संचालन के लिए राज्य शासन ने 28 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये केंद्र शहरों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल के आसपास शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों को गूगल मैप की सहायता से ढूंढने की सुविधा भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई बुनियादी जरूरतें हैं। कहा भी गया है कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो याद रखिएगा, दीनदयाल रसोई केंद्र योजना कब से शुरू की गई है? वर्ष 2017 से। और अब इस योजना का और भी विस्तार किया गया है, छोटे कस्बों और नगरों तक भी। इसके साथ ही अन्य जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं वह भी मुख्यमंत्री ने गिनाई। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काम की है। याद रखिएगा, प्रदेश में गरीबों के उपचार के लिए 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। इसमें चिन्हित अस्पतालों में व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। सभी गरीबों को आने वाले 3 वर्ष में पक्की छत मिलेगी। प्रदेश के करीब 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार विकसित करने के लिए 10,000 रुपये प्रति हितग्राही के मान से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने किया पोर्टल का लोकार्पण। श्री चौहान ने योजना के लिए बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से योजना का नियमित और सतत पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी सराहना की है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रदेश की प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे, यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित किया। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को विधानसभा के प्रभावी उद्बोधन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगण से पूर्व में निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रति सोमवार को अपने विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने को भी कहा है। श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बताया कि प्रदेश में 100 नए दीनदयाल रसोई केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की 326 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में जमा की गई है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। कक्षा 6 से होगी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। याद रखिएगा, पहले 8वीं के बाद या 10वीं के बाद में
यह व्यवस्था होती थी। अब छठी के बाद ही व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में सीएम राइज स्कूल शुरू किए जाएंगे। इनमें क्या क्या सुविधाएं होगी? प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। साथ ही में आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार शिक्षा के उद्देश्य है। इससे हम पीढ़ियों से संचित ज्ञान परंपरा से लाभान्वित होते हैं। कौशल हमें आजीविका के प्रबंधन के लिए योग्य बनाता है और नागरिकता के संस्कार से ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, चारित्रिक बल तथा देशभक्ति के गुण विकसित होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता के लिए संकल्पित होकर लक्ष्य तय कर परिश्रम आवश्यक है। खास खबर, आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलेगा कब से? 1 मार्च से शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के पात्र हितग्राहियों की पहचान कर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनके निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। आपके द्वार आयुष्मान माह में इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया गया है। श्री सुलेमान कौन है? ये है अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान। इन्होंने कहा है कि मार्च माह में सभी हितग्राहियों की पहचान कर उनके निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। श्री सुलेमान ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर अभियान की गतिविधियों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। ई उपार्जन की बात करें तो 21 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक पंजीयन करवाया है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए, जो कि पिछले वर्ष से 1,59,000 अधिक है। इस संबंध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह और सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने अधिकारियों के साथ रबी उपज की समीक्षा की। मंत्रियों के नाम इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 145 लाख मीट्रिक टन उपज के भंडारण का लक्ष्य इस बार रखा गया है। 15 मई तक होगा उपार्जन का कार्य और शुरू कब से होगा? 15 मार्च से। इस संबंध में केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये था पेज नंबर 1 का संपूर्ण रिव्यू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 2 पर क्या है खास। पेज नंबर 2 पर तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सिलसिलेवार डेट वाइज दिया होता है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं। 20 फरवरी, भारत ने किया एंटी टैंक मिसाइलों का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा, सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था देश में, वह भी पोखरण में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार थी और पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया था मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस समय। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण के रूप में काम करता है रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर। क्योंकि न केवल इसमें न्यूज़ दी हुई होती है, करंट अफेयर्स दिया होता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी हुई होती है, बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए होते हैं, जो कि आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। बात करें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, तो हेलिना और ध्रुवास्त्र इनका सफल परीक्षण किया गया है पोखरण से। पोखरण कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। परीक्षण के दौरान दोनों मिसाइलों के न्यूनतम और अधिकतम रेंज मूल्यांकन के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में 5 परीक्षण किए गए। ये सभी परीक्षण सफल रहे हैं। दोनों ही मिसाइलें विश्व की सर्वाधिक ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल में से हैं, जो कि
किसी भी टैंक को पल भर में नष्ट कर सकती है। हेलिना अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। वही ध्रुवास्त्र को भी जल्दी वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इन दोनों मिसाइलों की डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल प्रणाली सभी मौसम में हर समय काम करने में सक्षम है। याद रखिए, हेलिना और ध्रुवास्त्र। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को 6 माह के भीतर बैंकों में लाकर सुविधा संबंधी दिशा निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एम शांतनगोदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि बैंक अपनी लाकर सुविधा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग घरों में गहने और नकदी रखने में हिचक रहे हैं। साथ ही हम धीरे धीरे कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में लाकर जैसी सुविधाओं की मांग बढ़ जाती है। यह बैंकों की अनिवार्य सेवाओं में से एक बन चुका है। 21 फरवरी को खबर ये आई है कि वर्ष 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन श्री के सिवान ने कहा कि चंद्रयान 3 को वर्ष 2022 तक प्रक्षेपण करने की संभावना है। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 क्या है? भारत का अंतरिक्ष मिशन है और वर्ष 2022 में प्रक्षेपित हो सकता है। इसरो के चेयरमैन का याद रखिएगा नाम श्री के सिवान, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहले इस यान को वर्ष 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। चंद्रयान और गगनयान जैसी कई परियोजनाएं इससे प्रभावित हुई हैं। के सिवान ने बताया कि चंद्रयान 3 काफ़ी कुछ चंद्रयान 2 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कोई आर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 में क्या क्या था? आर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था। लैंडर का नाम था विक्रम, आर्बिटर और रोवर का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। जो प्रश्न मैं आपसे पूछूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कमेंट करके आप जवाब जरूर दिया करें। जवाब देने से क्या होता है, एक तो वह चीज़ें आपको देर तक याद रहती है क्योंकि आप उन चीज़ों को लिख लेते हैं, और दूसरा हमारा भी मनोबल बढ़ता है क्योंकि आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब मिलता है तो हमारा भी उससे मनोबल बढ़ता है कि हाँ, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वह सफल हो रही है। आप इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ संबंधों को सामान्य करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान और विश्व की अन्य ताकतों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने को तैयार है। इसे अमेरिका की ओर से ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को नए सिरे से आकार देने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच वर्ष 2015 में परमाणु समझौता हुआ था। याद रखिएगा, अमेरिका ईरान में 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन वर्ष 2018 में तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अलग होने का निर्णय लिया था। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि यदि अमेरिका उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लेता है तो वह परमाणु कार्यक्रम के संबंध में सभी निर्णय वापस लेने को तैयार है। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत स्थित मदुरा द्वीप के समुद्र तट पर बड़ी संख्या में व्हेल मछलियां फंसी हुई मिली। इन मछलियों को बचाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया, लेकिन सिर्फ 3 मछलियों को ही बचाया जा सका। तो इंडोनेशिया में स्थित है पूर्वी जावा प्रांत, यहाँ पर यह घटना घटित हुई है। 46 मछलियों की मौत इसमें हो गई। इन मछलियों में डोगोंग और स्पिनर डॉल्फिन शामिल थी। डोगोंग और स्पिनर ये क्या है? डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया के समुद्र तटों पर हर वर्ष व्हेल मछलियों के फंसने की घटनाएं होती है। ब्लू व्हेल जो होती है वह संसार की सबसे बड़ा प्राणी है। जल, थल और आकाश सब में मिलाकर ब्लू व्हेल जो है वह संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी कौन है? हाथी। सऊदी अरब की सेना में भर्ती हो सकेंगी अब महिलाएं। तो यह निर्णय सऊदी अरब की सरकार ने लिया है। महिलाओं की उम्र होगी 21 से 40 वर्ष, वे भर्ती हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने यह कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत उठाया है। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं
मोहम्मद बिन सलमान। इसमें सऊदी अरब महिलाओं को विभिन्न देशों में आगे बढ़ाने की योजना है 2030 तक। भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि संपन्न हो गया। इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अभ्यास किया है। ब्रिटेन ने कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य 31 जुलाई तक सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज देना है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का जो अभियान है, इस अभियान के तहत 50 से अधिक उम्र की आयु के लोगों या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को 15 अप्रैल से पहले वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 फरवरी ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए की सीमा हटा सकती है सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है। सरकार कर मुक्त ब्याज के लिए ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए वार्षिक योगदान की जो सीमा है उसको अब हटा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ईपीएफ की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसे नेशनल पेंशन स्कीम में मिलाने की कोई योजना नहीं है। उल्लेखनीय कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में ईपीएफ में एक सीमा से ज़्यादा योगदान करने की स्थिति में ब्याज पर होने वाली आय पर कर लगाने का प्रावधान किया है। ब्याज पर केंद्र सरकार ने देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन 42 शहरों के स्थानीय निकायों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 50-50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने कहा है कि दिल्ली सहित देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। इन शहरों में प्रदूषण के स्तर की जांच तथा उससे निपटने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका स्थित मैनहट्टन शहर के जिला अधिवक्ता साइरस वेंस जूनियर ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 से पहले ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के विशेषाधिकार के चलते इस तरह की किसी जांच से छूट देने की अपील की थी। सेना में शामिल किए जाएंगे उन्नत अर्जुन MK-1A टैंक। भारतीय सेना में 118 उन्नत अर्जुन MK-1A टैंक शामिल किए जाएंगे। याद रखिएगा, अर्जुन MK-1A ये क्या है? टैंक है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन टैंक के लिए 6000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। इनकी अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अर्जुन टैंक सहित 13,700 करोड़ रुपए के युद्धक साझा सामान की खरीदी को मंजूरी दी गई है। 13,700 करोड़ रुपए के युद्धक साझा सामान की खरीदी की मंजूरी दी गई है। इनमें 820 बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। डीआरडीओ ने बताया कि नए उन्नत अर्जुन टैंक की फायर पावर क्षमता को बढ़ाया गया है। इन टैंकों में नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिससे यह लक्ष्य को आसानी से ढूंढ लेता है। अर्जुन टैंक में केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर्स भी लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में समाचार सामग्री शेयर करने के बदले मीडिया संस्थानों को भुगतान करने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई सरकार और फेसबुक के बीच समझौता हो गया है। याद रखिएगा, ये मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो वह देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने मीडिया संस्थानों को भुगतान की व्यवस्था की है। समझौते के बाद फेसबुक ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में समाचार सामग्री वाले पेजों को रीस्टोर कर देंगे। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ रियायत दी है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियां न्यूज़ लिंक शेयरिंग के बदले भुगतान के लिए मीडिया संस्थानों का चुनाव खुद कर सकेगी। इसमें सभी संस्थानों को भुगतान की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
देश भर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस शुरू हो गई है। पहली बार जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। जेईई मेंस की परीक्षा में इस बार छात्र हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, असमी और गुजराती भाषा में भी परीक्षा दे सकेंगे। यह जो परीक्षा होती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, जिसके लिए राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में 852 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे, यह बात कही है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इन्होंने कहा कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर किसी तरह का भरोसा नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर हमारी नज़र है। हमने पहले भी उत्तर कोरिया के साथ इस तरह के समझौते को बेकार होते देखा है। 26 फरवरी, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओवर द टॉप। क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के तहत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मैकेनिज्म तैयार करना होगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा निर्देश को डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नाम दिया गया है। याद रखिएगा, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सरकार के बनाए नियमों का पालन करना होगा। नए दिशा निर्देश के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे। ओटीटी का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ओवर द टॉप। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पूसा फार्म्स एंड फ्रीज नामक एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया है जिसमें 2 टन तक फलों और सब्जियों को रखा जा सकता है। यह फ्रीज पूरी तरह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। IARI के निर्देशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि देश में कुल उत्पादन का 30 से 40% तक फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती है। इम्पोर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों, 30 से 40%, यानी 100 में से 30 से 40 क्विंटल सब्जियां और फल बर्बाद हो जाती है। अगर सब्जियों और अनाज का सही तरह से भंडारण हो तो किसानों को आमदनी दुगनी हो सकती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पूसा फार्म्स एंड फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। एक फ्रिज को बनाने की लागत 5 से 7 लाख रुपए है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो भी अच्छी है, 2 टन तक इसकी क्षमता है। समाज में मातृभाषा के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, यह बात कही संस्कृत, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने। तो याद रखिएगा, अध्यात्म मंत्री और संस्कृत और पर्यटन मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर। यह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, रविंद्र भवन में। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित किया गया है। मातृभाषा मंच द्वारा वर्ष 2018 में मातृभाषा समारोह का आयोजन किया गया था। इस वर्ष यह दूसरा आयोजन है। समाज में मातृभाषा के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ाने तथा इसे गति देने के लिए भोपाल के विभिन्न भाषाई समाजों की भागीदारी से यह जो आयोजन है वह किया गया है। संपादकीय में नीति आयोग के एजेंडे पर काम करेगा मध्य प्रदेश, इस बारे में जानकारी दी गई है। एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो आंकड़े दिए होते हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके नॉलेज के लिए और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। भारत को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP।
नीति आयोग के 6 सूत्रीय एजेंडे को समय सीमा में प्रदेश में व्यावहारिक रूप दिया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में फैले बिगड़े वन क्षेत्र में निजी सहयोग से वन विकसित करने और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहल की जा सकती है। साथियों, हो सकता है आपको लगे कि काफ़ी धीमा मैं चल रहा हूँ, लेकिन धीमा मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको साथ साथ में चीज़ें याद भी हो जाए, यह मेरा टारगेट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से मॉनेटाइजेशन करके इससे प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में करना समय की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग की संचालक परिषद की 6वीं बैठक में भोपाल स्थित मंत्रालय से वर्चुअल भागीदारी कर विचार व्यक्त कर रहे थे। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी खाद्य तेल बाहर से आता है। प्रयास यह हो कि इसका उत्पादन देश में ही हो, अन्य कृषि उत्पाद भी यहीं पर खप जाए। इसके लिए राज्य पहल करे, इस संदर्भ में उपलब्ध संभावनाओं को साकार करे। श्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ ग्रीन के ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दें, अनावश्यक कानून समाप्त हो, नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने पर बल दें। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद केंद्र के साथ ही राज्यों से परस्पर संवाद का उपयुक्त प्लेटफॉर्म तथा सहयोगी संवाद का आदर्श उदाहरण है। इससे केंद्र के साथ विचार विमर्श करने और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित हुई, जिसका उपयोग पूरी प्रामाणिकता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है। कई विकसित और समृद्ध देश उस सक्षमता और कुशलता के कोरोना का सामना नहीं कर पाए जितना कि भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है। भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। नीति आयोग के सहयोग से वेबिनार आयोजित कर रोड मैप मध्य प्रदेश में तैयार किया गया। इसके 4 आधार स्तंभ याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 आधार स्तंभ है: भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थव्यवस्था। इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में प्राप्त किए जाएंगे। नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार विमर्श कर उनकी परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 6 सूत्रीय एजेंडे का निर्धारण किया गया है। मध्य प्रदेश में 6 सूत्रीय एजेंडे को समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज व्यवस्था शुरू की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम हमें करना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर स्किल डेवलपमेंट करना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क विकसित किया जा रहा है। राज्यों के साथ नीति आयोग ने इस तरह के संवाद से काम करने का बेहतर वातावरण तैयार होता है। आयोग के सहयोग से राज्य अपने कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम देने में सफल होगा। हृदय रोग से दिमाग की क्षमता प्रभावित होती है, यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। इसलिए दिल बेहतर रहेगा तो दिमाग भी बेहतर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी हम बात करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार महिलाओं के एक मजदूर आंदोलन के बाद सामने आया था। वर्ष 1908 में लगभग 15,000 कामकाजी महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च यानी कि रैली निकालकर नौकरी में काम के घंटों को घटाने की मांग की थी। 1910 में कोपनहेगन में कामकाजी औरतों की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया गया। वर्ष 1977 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक ध्येय वाक्य यानी कि थीम के साथ मनाना शुरू किया। तो 1977 में स्वीकृति मिली कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो क्लारा जेटकिन ने महिला दिवस के मनाने के लिए कोई तारीख पक्की नहीं की थी, लेकिन वर्ष 2017 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि भोजन और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और अंततः अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था।
तो रूस की यह बात है। और अंततः अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जिस दिन महिलाओं ने हड़ताल शुरू की थी वो तारीख थी 23 फरवरी थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी थी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च था। और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की भूमिका को परिभाषित करता है। हर बार इसकी थीम अलग होती है। थीम इम्पोर्टेंट होती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस बार के महिला दिवस की थीम क्या है। कोरोना को हराने में महत्वपूर्ण रही है महिलाओं की भूमिका, खासतौर पर नर्सों की भूमिका और गृहस्थी में तो रहती ही है। स्व सहायता समूहों ने भी बड़ा योगदान दिया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और हैंड कवर बनाने में उल्लेखनीय योगदान महिलाओं ने दिया। उद्यमी महिलाओं ने केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, बल्कि यह उद्यमिता कई परिवारों की आजीविका का साधन भी बना है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि अब विद्यार्थियों को स्कूलों में दिए जाने वाला गणवेश स्व सहायता समूह की महिलाओं से सिलवा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आंगनवाड़ी आदि में दिए जाने वाला रेडी टू ईट भोजन तैयार करने का काम भी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से ही कराया जाएगा। भारत में उत्सव धर्मिता के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में भी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्राप्त है। उद्यमिता के क्षेत्र में भी लगातार उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उनके द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है। महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी पिछले कुछ दशक में वैश्विक स्तर पर काफ़ी काम हुए हैं। हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो विश्व को संदेश देते हैं, उसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश भी घोषित होता है। इस वर्ष भी महासचिव के संदेश में वैश्विक महामारी के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पर विमर्श पर केंद्रित थीम रखे जाने का अनुमान है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? महिलाओं के अधिकारों को महसूस करते हुए यह कहना कि हाँ मैं हूँ पीढ़ीगत साम्य। आई एम जनरेशन इक्विटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। इस थीम का मतलब महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जेंडर इक्वलिटी पर बात करना था। पिछले कुछ सालों के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर यदि हम नज़र डालें तो वर्ष 2019 में थीम थी बैलेंस फॉर बेटर। इस थीम में स्पष्ट करने का यत्न किया गया है कि स्त्री पुरुष की आबादी का संतुलन बेहतरी के लिए जरूरी है। 2018 की थीम थी प्रेस फॉर प्रोग्रेस, जिसमें महिलाओं की प्रगति में प्रेस की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। वर्ष 2002 में पहली बार थीम को किसी एक देश पर केंद्रित रखा गया था। इस साल आज के अफगान महिला वास्तविकता और अवसर विषय पर विमर्श किया गया था। तो इस बार की 2021 की जो थीम रहेगी वह 8 मार्च को ही घोषित होगी, और जब घोषित होगी तो आपको बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? नाम कमेंट करके बताइए। इम्पोर्टेंट नाम है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय वायुसेना में भर्ती खुली है सिविलियन के पदों पर। एओआर के अधीन समूह ग सिविलियन पदों की भर्ती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए योग्यता की हम बात करें तो योग्यता रहेगी 10वीं पास। 18 से 25 वर्ष आयु है सभी प्रकार की भर्ती में। तो अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग इसमें योग्यता है। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसको आप देख पाएंगे। ये देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेस स्टाफ, एलडीसी, लिपिक हिंदी टंकक, आशुलिपिक ग्रेड बी, स्टोर अधीक्षक, स्टोर कीपर, लॉन्ड्रीमैन,
आया वार्ड सहायिका, कारपेंटर, पेंटर, वल्कनाइजर, सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कुक और फायरमैन, इन पदों पर भर्ती खुली है। अलग अलग सभी में योग्यताएं हैं। हर एक की योग्यता मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और हर एक जानकारी हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होती है। जिस व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी हो वो या तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके आसानी से देख लीजिए। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दी हुई है और ये वेतनमान रहेगा, 18,000 रुपये वेतन रहेगा। डाक पता जहाँ पर आवेदन प्रेषित किया जाना है ये रहा। तो आसानी से आप इसको देख लीजिएगा, वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है और इधर ये है डाक पता जहाँ पर आवेदन भेजना है। लास्ट डेट इम्पोर्टेंट होती है। लास्ट डेट क्या है वह हम देख लेते हैं, यदि इसमें दी होगी। यहाँ पर नहीं है तो अगले पेज पर होगी। आवेदन कैसे करें? तो किसी भी वायुसेना केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपको ऑफलाइन भेजना है। स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाना है और यह घोषणा करनी है। 10 रुपये का साथ ही में डाक टिकट लगाना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है रोजगार और निर्माण में विज्ञापन की तिथि से 15 दिन। तो यह 1 मार्च से 7 मार्च का विज्ञापन है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। आयु में छूट दी जाएगी नियमानुसार, जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल और जैसी भी होती है उसके हिसाब से। भारतीय नौसेना में ट्रेड्समैन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन के पद हैं, पदों की संख्या आप देख सकते हैं। ईस्टर्न नावल कमांड में 303 पद अनारक्षित है। कुल मिलाकर 710 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 116, जनजाति के लिए 57, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163, EWS के लिए 71। तो इस तरह से कुल मिलाकर 710 पद हैं। 133 पद वेस्टर्न नेवल कमांड में है जनरल के लिए और सदर्न नेवल कमांड में 57 पद। कुल मिलाकर पद है 324 वेस्टर्न नेवल कमांड में, सदर्न नेवल कमांड में 125 पद और ईस्टर्न नेवल कमांड में 710 पद। वेबसाइट पर जाकर के विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। योग्यता इसमें 10वीं पास मांगा है, साथ ही में संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए। आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष। नियमानुसार छूट दी जाएगी, जो भी शासन के नियम है केंद्र सरकार के। SC ST को 5 वर्ष की छूट होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, PWBD को 10 वर्ष, अनारक्षित को 13 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को और 15 वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति वालों को। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार केंद्र सरकार में 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा के साथ विभागीय उम्मीदवार 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजाति के 45 वर्ष तक यह छूट अलग से है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 205 रुपये है। परीक्षा शहर वहीं पर जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे चुन लीजिएगा। चयन का तरीका यह रहेगा कि आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बाद में स्क्रीनिंग होगी। परीक्षा की योजना की बात करें तो ये 4 पेपर होंगे 25-25 नंबर के। कुल 100 नंबर के पेपर होंगे जिनमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभिक्षमता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य अंग्रेजी और कॉम्प्रहेंशन और सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे।
यह विस्तार से यहाँ पर पाठ्य विवरण दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि इंडियन नेवी की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। उसके बाद में अस्थायी नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि डाक के द्वारा भी आपको सूचित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर भी इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय नौसेना में और भी पद खुले हैं। देखिए, खेल कोटा के अंतर्गत ये भर्ती है। योग्यता इसमें मांगी गई है 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष। टीम गेम्स, व्यक्तिगत प्रतियोगिता, इनमें आपको प्रवीणता होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी भर्ती के लिए 12वीं पास, मैट्रिक भर्ती के लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। वेतन इसमें आपको मिलेगा 14,600। तो जो खिलाड़ी है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दृष्टि मापदंड और ये सब देखे जाएंगे। टैटू वगैरह भी देखे जाते हैं। तो टैटू कहाँ पर होने चाहिए? केवल बाजू के भीतरी भाग अर्थात कूहनी से कलाई तक, हथेली के उल्टी तरफ, बैक डोर्सल में। अन्य भाग पर टैटू की अनुमति नहीं होगी और अन्य भाग पर यदि टैटू भी बना हो तो फिर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। प्रारंभिक नियुक्ति इसमें 15 वर्ष के लिए होती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें भी वही एग्ज़ाम होगी। नहीं, इसमें चयन प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। joinindiannavy.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से विस्तार से जानकारी देख लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों की भर्ती है। तो इसमें खेल संबंधी आपकी जो योग्यता है वह देखी जा सकती है। यहाँ पर परीक्षा होगी, इस बारे में नहीं दिया हुआ है कि परीक्षा होगी। एक सुविचार यहाँ पर देख लेते हैं। अपने मन में दुविधा की गांठ मत लगाइए, दुविधा रहित मन सही निर्णय लेने में कामयाब रहता है। यह कहना है लोरी डोशने का। पीपल्स यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन है पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए। मे ग्रुप ऑफ कॉलेज भोपाल में है, यहाँ पर भी प्रवेश हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट है IPS एकेडमी में प्रिंसिपल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, इंटरेस्टेड हो तो। इंदौर महाविद्यालय में भी भर्ती खुली है। फैकल्टी रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल, HOD, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह। ईमेल ID दिया हुआ है इंदौर महाविद्यालय @gmail.com, कॉलेज IMI@gmail.com। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि यहाँ पर नौकरी करना चाहे तो। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये ठेकेदारों के लिए उपयोगी है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इसमें देखिए 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 3 वर्षीय डिग्री, 2 वर्षीय डिप्लोमा, 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स, इनमें प्रवेश ले सकते हैं 13 मार्च 2021 से पहले। केवल कुछ ही सीटें शेष है, ऐसा दावा किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे वन विभाग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रकार के निर्देश दिए कि वन्य जीवों से किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं होनी चाहिए। जंगली हाथियों के हमलों से हुई जनधन की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्यत्र ऐसी घटनाएं न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राजेश श्रीवास्तव, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक श्री आलोक कुमार, ये सभी उपस्थित हैं। आपको बता दें, सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ग्राम खेरी में गत दिनों जंगली हाथियों के आक्रमण से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। संजय टाइगर रिजर्व जो कि सीधी जिले में है। समस्त सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। कहा कि इको विकास समितियों को सक्रिय किया जाए, एक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए। यह टीम टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट से लगातार कांटेक्ट में रहे। हाथियों के मूवमेंट पर निगरानी रखी जाए। घर की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा भी
की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, जहां पर घरों को नुकसान हाथियों के द्वारा पहुंचाया गया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता भी मंजूर की गई है और ग्रामीणों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए। कहा गया कि जागरूकता के लिए पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से हाथी विशेषज्ञ बुलाए जाए। लापरवाही से विकराल रूप धारण कर सकता है कोरोना, इसलिए सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल बुलाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में दिए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। जिला कलेक्टर ने, प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, शायद थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। प्रभारी मंत्री होता है अध्यक्ष क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का। शिवरात्रि के मेलों में सतर्कता बरतने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में सहभागिता के संबंध में RT-PCR के परीक्षण की अनिवार्यता पर भी विचार किया जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि देश में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण प्रभावितों की संख्या में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में देश में 9वें नंबर पर है। केरल में अब स्थिति कंट्रोल में है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां महाराष्ट्र में 42% और केरल में 33% प्रकरण प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में केवल 2% ही प्रकरण आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में इंदौर में 773 प्रकरण आए हैं। कोविड टीकाकरण में जरूर मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है, यह भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है राजस्थान में 76%, उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। टीकाकरण में राष्ट्रीय औसत है 53%, जबकि प्रदेश के 37 जिलों में 75% से भी अधिक टीकाकरण हो चुका है। डिंडोरी में सबसे ज़्यादा 93%, भिंड में 89%, अलीराजपुर, सीहोर और छतरपुर में टीकाकरण का प्रतिशत है 87%। 21वीं सदी के भारत में होगा विक्रम उत्सव का महत्वपूर्ण योगदान। विक्रम उत्सव ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का आयोजन है। यह विभाग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए गौरव है। इसके माध्यम से उज्जैन का इतिहास, साहित्य और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, विक्रम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उज्जैन में। संस्कृति मंत्री है मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर, इनका नाम याद रखिएगा। स्वराज भवन में समीक्षा की गई तैयारियों की। बैठक में बताया गया कि उज्जैन में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कुंभ संग्रहालय की स्थापना करने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। विक्रम उत्सव के दौरान भारतीय औषधीय पद्धतियों और वातावरण को शुद्ध करने के विभिन्न माध्यमों का प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रम उत्सव के दौरान उज्जैन और राजा विक्रमादित्य के यश से संबंधित एक्टिविटीज को दूर दूर तक फैलाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि समय की नगरी उज्जैन की महत्ता को ध्यान में रखकर उपहार में घड़ी का प्रचलन बढ़ाने की भी कोशिश करें। सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। गृह और विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधि विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात कही। जरूरत से अधिक विद्युत सामग्री की खरीदी न करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री तोमर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी किसानों को 10 घंटे से कम बिजली न मिले। मीटर रीडर को बदलते रहें। कर्मचारियों की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करें। आउटसोर्स कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवाएं। MD श्री किरण गोपाल ने बताया कि ट्रेनिंग का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। ITI के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। ट्रिपिंग कम से कम हो, लॉसेस कम हो। माह में अधिकतम 2 मीटिंग होनी चाहिए। 2 से अधिक अधिकतम 2 मीटिंग हो, कम से कम नहीं, अधिकतम 2 मीटिंग हो, उससे ज़्यादा नहीं।
श्री तोमर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कार्य योजना इस तरह से बनाए कि तीनों कंपनियों में एक रूपता रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करें। इन्हें 31 मार्च के बाद सम्मानित किया जाएगा। कार्यालय को साफ सुथरा रखें। सागर में जो नवाचार हुए उनकी सराहना भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम निवेश लाने के प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। भोपाल में सऊदी अरब के उद्योगपतियों से इन्होंने चर्चा की। प्रदेश में होने वाली बासमती धान के जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायालयीन कार्रवाई जारी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी अनुरोध किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूनाइटेड फार्म्स इन्वेस्टमेंट कंपनी सऊदी अरब के श्री सुलेमान अल रुमैह तथा एलटी फूड्स लिमिटेड ग्रुप के चेयरमैन श्री बीके अरोरा से बात कर रहे थे। उद्योगपतियों ने खाद्यान्न तथा पशुचारा के क्षेत्र में निवेश की संभावना के संबंध में चर्चा की है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में इससे सहयोग मिलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में चावल गेहूं के अलावा सब्जियों कोदो कुटकी के विक्रय और निर्यात के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से बदलेगी तस्वीर। बुरहानपुर के केले मंदसौर के लहसुन के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में मिल उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लिफ्ट उपकरणों के संचालन संधारण और निरीक्षण के लिए समिति गठित की गई है। आपको बता दें हाल ही में एक लिफ्ट गिर गई थी प्राइवेट अस्पताल में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सवार थे। हालांकि उनको चोट नहीं पहुंची है। रोजगार मूलक पाठ्यक्रम संचालित करे विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के शपथ विधि समारोह को संबोधित करते हुए बात कही। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी को 2000 रुपये चिकित्सा भत्ता और मेडिक्लेम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 8290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज की योजना को मंजूरी दी गई है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा यह जानकारी दी गई। महिलाओं को सौंपा जाएगा गौशालाओं का संचालन। परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में महिला स्व सहायता समूह को संबोधित करते हुए यह बात कही है। भारत के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक समृद्ध विरासत है, यह बात कही राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने स्वागत उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि अवंतिका के विद्या विभाग को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1957 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1977 में। जल जीवन मिशन के तहत प्रबंधन क्रियान्वयन मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए 353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्य प्रबंधन इकाई या पीएमयू के अंतर्गत 2 टीमें होगी। एक टीम तकनीकी सहायता देगी और दूसरी टीम प्रबंधन समर्थन के लिए मैकेनिज्म पर काम करेगी। प्रत्येक जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समिति गठित है। साथ ही जिला स्तर पर मिशन की सहायता के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भी बनाई गई है। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी भी इसके लिए एक बनाई गई है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएं भी रहेगी जो कि मूल्यांकन का काम करेगी। इससे पता चलेगा कि जो निर्माण कार्य है निर्धारित मापदंड के अनुसार किया गया है नहीं, भुगतान ज़्यादा तो नहीं कर दिया गया। समूचे प्रदेश में चल रहे कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन व्यवस्था के लिए 102 करोड़ 82 लाख 46 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिले में तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएं TPI निर्धारित की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने किया सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ। लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी और विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा ने अभियान की शुरुआत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की। इंद्रधनुष 3 पोलियो से संबंधित है, याद रखिएगा। कोरोना वैक्सीनेशन में 76% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। पहले देश में पहले स्थान पर था मध्य प्रदेश, अब दूसरे स्थान पर हो गया है। नंबर 1 हो गया है राजस्थान। यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक हुई। विश्वविद्यालय कार्यों में पारदर्शिता का होना जरूरी बताया राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने। कुलाधिपति होती है राज्यपाल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की, याद रखिएगा। कुलपति अलग होता है और कुलाधिपति अलग होता है। रोजगार में बढ़ोतरी के लिए उच्च शिक्षा में किए जा रहे हैं नवाचार। कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। महाविद्यालय अब जन भागीदारी मद से 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों के साथ साथ एनसीसी से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में मां को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इतिहास में अनेक महिलाओं ने देश के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। झांसी की रानी की तरह रानी दुर्गावती ने भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। महिलाओं के कल्याण की राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में महिलाओं को दिया गया है। चर्चा में पेज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इससे आप जरूर पढ़ा करें। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे MPPSC हो, MP पुलिस हो या फिर मध्य प्रदेश की अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। आधा से ज़्यादा हम इस पेपर को देख चुके हैं। लगभग 1 घंटे का यह लगातार वीडियो हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और जो शेष पार्ट बचा है उसको देखेंगे पार्ट 2 में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो, खास तौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पार्ट 2 आपको मिल जाएगा कुछ ही देर में। वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।